हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी बाउंड टू वेंजेंस के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है जे.एम. क्रावियोटो ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक अननोन आदमी से मिलते हैं जिसका ना नाम हमें पता है ना चेहरा हमें दिखाई देता है। वो अपने ब्लू वैन में कैलिफोर्निया के एक बहुत ही सुनसान इलाके में से ड्राइव कर रहा था। फाइनली वो एक अबांडन घर के सामने जाकर रुकता है, पॉकेट में से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है, अंदर जाकर बेहद प्यार से खाना पकाता है। उस खाने को ब्यूटीफुल एक प्लेट में सर्व भी करता है और उस प्लेट को लेकर बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। उसका डेस्टिनेशन था बेसमेंट का एक सीक्रेट डार्क रूम जो लॉक्ड था। वो अंदर जाता है, उस प्लेट को जमीन पर रखता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है हम देखते हैं वहां पर उसने एक लड़की को चेन से बांध कर रखा है। लड़की के शरीर पर टॉर्चर साइंस विजिबल है, मतलब ये लड़की शायद पिछले कई दिनों से यहाँ पर है। ये आदमी उसे खाना देकर उसके पास ही बैठ जाता है, मगर उसका चेहरा दीवार की तरफ था। वो बात करने में इतना बिजी था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कब इस लड़की ने एक पत्थर उठा लिया था और उसी से अचानक से वो उस आदमी पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। कुछ ही सेकंड के अंदर वो उस आदमी से चाबी छीनकर अपने पैर का चेन उस आदमी के पैर में डाल देती है और दरवाजा खोलकर ऊपर भागती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे मेन डोर भी मिल जाता है, मगर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है शी रियलाइज्ड उसका सारा एफर्ट्स बेकार गया। ये घर तो किसी रेगिस्तान के पास है, ना आसपास कोई घर है ना कोई इंसान। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचने वाली। सामने उसे उस आदमी का वैन भी नजर आता है, मगर उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। वो फिर से घर वापस भागती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक फोन तो मिलता है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस पे कोई डायल टोन नहीं थी। ये लड़की बिल्कुल पागल की तरह पूरे घर में भटकने लगती है। उसे कुछ ऐसा तो मिले जिससे उसकी मदद हो। ऐसे ही उसे एक छोटा सा कमरा मिलता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट्स थे और एक फोल्डर भी। ये लड़की उस फोल्डर को चेक करती है तो पता चलता है इसमें तो लड़कियों की फोटोज है, नीचे नाम और कोड नंबर भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट इन्हीं में से एक वो खुद भी है। फ्लैशबैक में हमें उसके बारे में पता चलता है। उसका नाम है ईव। 21 साल की काफी फन लविंग लड़की थी वो। बॉयफ्रेंड रॉनी और बहन डिलैन के साथ मस्ती में दिन गुजार रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कब अनजाने में ही इस मॉन्स्टर का शिकार वो बन गई थी। इस आदमी का नाम है फिल और वो एक किडनैपर है जो लड़कियों का कारोबार करता है। वो सोशल मीडिया पर ईव को स्टॉक करता था और एक मौका पाकर उसे उठा लिया। तब से मतलब पिछले 6 महीनों से वो यहाँ पर ही है। मगर इन फोटोज को देखकर ईव को ये भी पता चलता है कि सिर्फ वो ही विक्टिम नहीं है, ऐसे ही और भी कई सारे लड़कियां फंसी हुई हैं। तो ईव उन्हें भी बचाने की डिसाइड करती है। इस फोल्डर में एक बंदूक भी थी। ईव उसे अपने पास रख लेती है और इसके आगे वो जो रिस्क लेने वाली है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करती है। इतने दिनों में उसे अपने आप को क्लीन करने का मौका भी ठीक तरह से नहीं मिला, तो वो सबसे पहले नहाती है। उसके बाद जाती है फिल को गन पॉइंट पे लेकर उस लड़कियों के बारे में पता करने। फोर्सफुली वो उससे बाकी चाबियां तो छीन लेती है, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे इस घर में और कोई सीक्रेट पैसेज वे या फिर रूम नहीं मिलता। ईव फिल को बहुत धमकाती है, डराती है, मगर फिल कुछ भी कहने से इनकार करता है क्योंकि उसे पता था ईव उसे मार नहीं सकती। अगर उसने शूट कर दी तो उसे कभी भी इन बाकी लड़कियों के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसे और 4 लड़कियां हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर छुपाई गई है और जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ फिल को ही पता है। तो फाइनली ईव को उसकी बात माननी ही पड़ती है। ये डिसीजन लिया जाता है कि फिल उसे उन लड़कियों तक पहुंचाएगा, बदले में ईव को उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। ईव राजी हो जाती है क्योंकि वो फिर से किसी के मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहती थी। उसने ऑलरेडी अपने बहन को खो चुकी है जिसे फिल ने उसके साथ ही इसी कमरे में कैद किया था। उन लोगों ने भागने की कोशिश की तो बेचारी डीलैन को मरना पड़ा। ईव किसी और के साथ ये सब होने नहीं दे सकती थी, तो वो एक फंदा बनाती है और फिल के गले में डाल के उसे वो वैन ड्राइव करने पे मजबूर करती है। मगर ये फिल जो कह रहा था उसे सुनकर तो वो खुद भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये बताता है कुछ लड़कियां तो आसपास में ही हैं, मगर एक दो ऐसी भी हैं जो यहाँ से 2 दिनों के दूरी पर हैं जहाँ फिल उसे नहीं ले जा सकता। ईव उसे क्लोजेस्ट एड्रेस पर जाने का ऑर्डर देती है। इस लड़की का नाम था नीना। उसकी हालत तो और ज्यादा खराब थी। उसे एक छोटे से केज में रखा गया था चेन से बांधकर। ईव जल्दी से उसे अनलॉक करती है, मगर वो लड़की ब्लाइंड थी।
इतने दिनों से वो इतना कुछ झेल रही थी कि फ्री होते ही वो भागना शुरू करती है। ईव की कोई भी बात सुनने की हालत में ही वो नहीं थी, तो घर से निकलते ही वो फेंस के ऊपर जा गिरती है और एक बहुत ही भयानक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ईव को बहुत खराब लग रहा था, मगर वो रुक नहीं सकती थी। वो नेक्स्ट लड़की को सेव करने निकल पड़ती है। इसका नाम है लॉरेन। अंदर जाने से पहले ही ईव को फिल वार्न करता है कि ये लड़की थोड़ी सी डिफरेंट है। ईव उसके बातों पर ध्यान नहीं देती। वो लोग अंदर जाते हैं। हम देखते हैं इस लड़की को सीलिंग से बांध कर रखा गया है। इवन उसके फेस पर भी एक टॉर्चर डिवाइस है। भयानक दिख रही थी वो। ईव के कहने पर फिल उसे आजाद तो कर देता है, मगर पता नहीं उसके कान में वो क्या फुसफुसाता है। वो लड़की आजाद होते ही वायलेंट हो जाती है। असल में वो पागल हो चुकी थी। वो ईव पर हमला कर देती है, जिससे फिल को अपने आप को फ्री करने का समय मिल जाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, तो मजबूरन सेल्फ डिफेंस में ईव को इस लड़की को शूट करना पड़ता है और वो फिल को भी शूट करती है। गोली उसके पैर में लगी थी, खून बह रहा था, मगर उस हालत में भी वो ईव को टॉन्ट करना बंद नहीं करता। वो उसे याद दिलाता है इन दो लड़कियों के मौत का कारण वो है, वो खुद। एक्चुअली तीन के, उसके बहन को भी तो उसी के कारण मरना पड़ा था, और अभी ये लड़की भी मर चुकी थी। जो भी हो, ईव हार नहीं मानने वाली, ना वो इस आदमी के बातों पर आने वाली है, क्योंकि अभी ये आदमी उसके साथ माइंड गेम खेलने लगा था। वो कह रहा था कि वो इस गेम का हंटर नहीं है, वो तो बस जू कीपर है। उसने किसी का भी किडनैप नहीं किया, इवन ईव का भी नहीं, ना उसने उसे कभी छुआ। वो तो उल्टा उसका ख्याल रखता था। उसे ये सब पैसों के लिए करना पड़ता है। उसकी माँ एक कैंसर पेशेंट थी जो गुजर गई। वो कुछ नहीं कर पाया, इवन फ्यूनरल तक ठीक तरह से नहीं दे पाया, तो किसी ने तब उसकी मदद नहीं की थी। तो अगर अभी वो दूसरों को इस्तेमाल करके पैसा कमाए, इसमें गलत क्या है? इन सब बेकार की बातों में ईव का इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे नेक्स्ट घर में ले जाने का ऑर्डर देती है, मगर फिल उल्टा उसे उसके बॉयफ्रेंड रॉनी के पास ले जाने का ऑफर देता है। जब ईव गायब हो गई थी, तो उसके बॉयफ्रेंड रॉनी ने उसे बहुत ढूंढा। वो तो उसे नहीं मिली, मगर बदले में उसे और ज्यादा भयानक कुछ मिला था। मगर वो क्या है, ईव को नहीं जाननी थी। उसे तो नेक्स्ट लड़की तक पहुंचना था जल्दी से जल्दी, तो वो लोग उस तरफ ही जाने लगते हैं। उस घर में पहुंचते ही ईव फिल का हाथ मुंह बांध कर उसे गाड़ी में ही छोड़कर खुद अंदर जाती है। अंदर उसे एक अंधेरे कमरे में एक लड़की मिलती है, जो थी थर्ड विक्टिम, लिया। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी, बार बार कह रही थी वो लोग आने वाले हैं, मगर कौन? आते वक्त ईव को तो इस घर में कोई नहीं दिखा, मगर जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं एक साथ, वहां सच में ही दो आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक को देखकर ईव को याद आता है इसी ने उसे उठाया था, मॉलेस्ट किया था। वो उन दोनों को ही शूट कर देती है। एक की तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और दूसरा वहां पर तड़पता रह जाता है। नेक्स्ट एक ही लड़की बची थी, कैटरीना। इस सफर में लिया भी उसका साथ देती है, मगर फिल उसे भी ईव के अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है, जिससे वो लोग झगड़ने लगे और वो खुद बच जाए। मगर ऐसा नहीं होता। वो लोग उस घर में जा पहुंचते हैं। ये एक अबांडन्ड वेयर हाउस था। फिल उन्हें ब्लॉक नंबर 4 में जाने के लिए कहता है, और वहां जाने पर ईव और लिया को एक साथ 7-8 लड़कियां मिल जाती हैं। ये एक अंडरग्राउंड ब्रॉथल था, जहां चोरी छुपे लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। ये बॉयर्स और सेलर्स की मीटिंग पॉइंट थी, मगर इसका मतलब ये भी है यहाँ पर सिक्योरिटी पे जोरदार होनी चाहिए, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ईव लिया को उन पर नजर रखने के लिए कहकर खुद पुलिस को कॉल करने जाती है, और फिल से भी उसे बात करनी थी, क्योंकि यहाँ पर तो कैटरीना थी ही नहीं। मगर जैसे ही वो वैन में वापस जा पहुंचती है, उसे पता चलता है फिल ने उसे उल्लू बनाया। वो भाग चुका है, चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। तो ईव थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, जिसका फायदा लेकर पीछे से एक आदमी आकर अचानक से ही उसके माथे पर मारता है और ईव बेहोश हो जाती है। सेंस लौटने पर वो देखती है फिल वहीं पर है और उसने उसे बंदी बना लिया है। वो उस आदमी को इंस्ट्रक्ट करता है ईव को शूट करने के लिए, क्योंकि वो उसे वही दर्द देना चाहता है जो उसने उसे दिया है। वो शायद कर भी देता, मगर फॉर्चुनेटली उसी समय लिया वहां पर पहुंचकर उस आदमी के माथे पर हथौड़ा से वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर से एक बार फिल ईव को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट विक्टिम कैटरीना थी। फिल उसका एड्रेस तो दे देता है, लेकिन ईव अकेले ही उस घर की तरफ निकल पड़ती है। वो लिया को खतरे में डाल नहीं सकती थी, मतलब वो डालना नहीं चाहती थी। वो उसी वेयर हाउस में रह जाती है बाकी लड़कियों के साथ, पुलिस के लिए वेट करने। दूसरी तरफ हम गाड़ी में फिल और ईव के कन्वर्सेशन को सुन पाते हैं। पता नहीं फिल क्यों बार बार रॉनी का नाम ले रहा था।
शायद ईव को उकसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पिछले 6 महीनों से ये सब सहन करने के बाद ईव ऑलरेडी एक डिल्यूशनल स्टेट में थी और साइकोलॉजिकली वीक भी हो चुकी थी। तो शायद उसे भड़काने के लिए ही फिल उसे बार बार ये कह रहा था कि नेक्स्ट घर में ईव के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। ईव उसके बातों पर ध्यान तो नहीं दे रही थी, मगर उसके मन में भी ये सवाल उठ रहा था, ये आदमी रॉनी को कैसे जानता है। इसका जवाब उसे उस घर में जाते ही मिल जाता है। उस पूरे घर में कहीं कोई भी नहीं थी। ईव पूरे घर को अच्छे से सर्च करती है, उसे किसी की आवाज तक सुनाई नहीं देती, मगर ऊपर जाने पर उसे उस घर में सच में रॉनी मिलता है। वो वहां आराम से सो रहा था। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसे किसी ने बंदी बनाया है। ईव ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उसे नींद से जगाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा घर है ही नहीं। मगर रॉनी उसे देखकर जैसे उससे भी ज्यादा डर गया था। वो तो ईव को ऐसे देख रहा था जैसे उसे भूत देख गया हो। वहाँ ईव को कुछ पिक्चर प्रिंट्स आउट्स मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे उस फिल के घर में उसे मिली थी। इसमें रॉनी के साथ ईव तो थी ही, इसके अलावा भी और एक लड़की थी और ये कैटरीना थी। ईव समझ तो बहुत कुछ चुकी थी, मगर फिर भी रॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब कुछ ईव को ढूंढने के लिए ही कर रहा है। पिछले 6 महीनों से ईव गायब है। पुलिस ने कोई भी मदद नहीं की तो उसने खुद ही सब जगह हर एक क्लू को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता रहा। ये फोटोज उनकी ही है और ये जो लड़की इस फोटो में उसे दिख रही है, ये उसकी रिसेंट गर्लफ्रेंड है। मगर उसे तो पता ही नहीं था ईव के पास भी कैटरीना की एक पिक्चर है जिसमें वो क्लियरली कैप्टिव स्टेट में है। ईव के लिए सब कुछ क्लियर हो चुका था। ये रॉनी ही इस सब का मास्टरमाइंड है। ही इज द रियल हंटर हियर। वो इन सब लड़कियों को फंसाने का काम करता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है और बाकी आदमियों से उन्हें उठाने का काम भी वही करता है। वो लोग जब बात कर रहे थे तभी ईव को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो आवाज रॉनी के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। ईव उसे गन पॉइंट पे लेकर वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है और उसे उस कमरे में सच में कैटरीना मिलती है। वहीं सेम हालत में उसके चेहरे और शरीर पर भी बहुत सारे टॉर्चर मार्क्स है। अब कैटरीना उसे यहाँ पर मिलने वाली है ये तो ईव को पता था, मगर रॉनी के साथ इस हालत में उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। एक्चुअली रॉनी का एग्जिस्टेंस यहाँ पर कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, या फिर शायद उसे पता लगने लगा था इस घर में आने के बाद से ही सारा मामला उसके लिए बिल्कुल क्लियर होने लगा था। मगर फिर भी वो मन ही मन चाहती थी कि शायद काश ये बात सच ना हो, मगर ये तो सच है, सबसे बड़ा सच। रॉनी की बोलती बंद हो चुकी थी। ईव उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली। वो उसे शूट कर देती है, मगर उससे पहले वो उसे एक काम भी करवाती है। अगले सीन में हम उसे वैन में देखते हैं। उसने रॉनी से एक एड्रेस पता किया है। यह फिल के घर का एड्रेस था। वो लोग अभी वहीं जा रहे हैं। फिल उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है, वहां उसे ले जाने से मना करता है। जो कुछ भी हुआ है वो उसका काम था, प्रोफेशनल लाइफ था, इट वॉज नॉट एट ऑल पर्सनल। उसने तो बाकी लड़कियों को बचाने में ईव की मदद भी की है। तो ईव पे डिसाइड करती है कि चलो ठीक है, इसे माफ किया जा सकता है। वो फिल को उसी घायल हालत में उसके घर के सामने छोड़कर वापस जाने लगती है, मगर रास्ते पर उसे याद आता है कैसे इन लोगों के कारण उसके बहन को मरना पड़ा। वो तो उसका पर्सनल लॉस ही था। कैसे रॉनी ने उसके साथ प्यार का नाटक किया, वो भी तो पर्सनल ही था। तो वो रिवेंज लेने से क्यों रुके। वो फिर से फिल के घर में वापस जाने लगती है और शायद वो उसके बारे में उसके फैमिली को अभी सब सच बताने भी वाली है, लेकिन इससे पहले ही ये फिल्म एंड हो जाती है। वो शानदार सीन हमें नसीब नहीं होता, मगर हमें ये जरूर पता चलता है कि उस वेयर हाउस में पुलिस ने रेड किया है। ली और बाकी लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और उन आदमियों की लाश भी मिली है। शायद यहाँ से पुलिस को बाकी लड़कियों के पोजीशन और सिचुएशन के बारे में कोई क्लू मिल जाएगी तो उन्हें भी रेस्क्यू किया जाएगा। मतलब फाइनली इसका रिवेंज सक्सेसफुल रहा। उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बचाई बल्कि इतने सारे लड़कियों को भी ढूंढ निकाली, कल्प्रिट्स को सजा दी और फाइनली एक परफेक्ट डिसीजन भी लिया। फिल को मार देने से उसके परिवार को कभी उसके असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता, मगर अभी इस कंडीशन में शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह पाएगा, लेकिन जितना देर तक वो जिएगा और मरने के बाद भी सब उससे नफरत ही करेंगे जो वो एक्चुअल में डिजर्व करता है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है एंड आई पर्सनली रियली लाइक्ड दिस फिल्म। कहानी की शुरुआत तो वही घिसी पिटी एंगल से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें इस कहानी के क्लाइमेक्स के बारे में पता चलता है। हमें यह भी पता चलता है कि ये कहानी सच में ही यूनिक है। दिस स्टोरी इज ट्रूली अबाउट रिवेंज, अबाउट वेंजेंस, बट इन अ पॉजिटिव नोट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।